और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 10 की नरेशन करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में सियोमेंग कहता है, अगर तुम यहाँ पर ही फंस रहे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम सबसे पीछे रह जाओगे? तुम्हारे जैसा कोई जिसके पास नेगोंग नहीं है, क्या वो सेकंड टेस्ट को पास कर भी पाएगा? कोई भी जो कि वॉरियर बनना चाहता है उसे हमेशा एक स्टेप आगे सोच के रखना पड़ता है दूसरों से। क्या तुम यहाँ पर इन्फर्मरी में प्लान करे हो 2 हफ्ते रहने की और शुरू से सबके पीछे रहने की? जब तुम यहाँ पर हो दूसरे लोग तुमसे बहुत ही आगे जा चुके होंगे। जो सोच रहा था मैं इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता, पर मुझे यहाँ पर कुछ दिनों तक रहना ही पड़ेगा ताकि किसी को भी शक ना हो। सियोमेंग फिर कहता है, आखिर उस लाल बाल ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा? जियोन कहता है, क्योंकि मुझे इंटरनल डैमेज हुआ है। सियोमेंग कहता है, ऑफ कोर्स अगर तुम हर्ट हो जाओगे तो तुम्हें इन्फर्मरी भेजा जाएगा। पर क्या यह बात अजीब नहीं है? वहाँ दूसरे बच्चे भी थे जिन्हें इंटरनल डैमेज हुआ था, पर आखिर उसने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा? ज्यादातर मोरिन पीपल खुद के इंटरनल डैमेज को हील कर सकते मेडिटेशन के थ्रू। ऑफ कोर्स अगर तुम डॉक्टर के पास जाओगे या फिर मेडिसिन की हेल्प लोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जियोन कहता है, तो आपका मतलब? सियोमेंग कहता है, तुमने सही कहा, दूसरे बच्चे खुद को एटलीस्ट थोड़ा बहुत हील कर सकते हैं तो उन्हें यहाँ पर भेजने का कोई तुक नहीं बनता। जियोन सोचता है, अच्छा इसलिए मैं यहाँ पर इन्फर्मरी में अकेला हूँ क्योंकि मैं खुद को हील नहीं कर सकता। सियोमेंग सोच रहा था, हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, क्या मैं इसे जल्दी खत्म कर दूं? सियोमेंग कहता है, एक बच्चा जो कि मेडिटेशन करके खुद को हील नहीं कर सकता, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसा कोई जल्दी इंटरनल डैमेज को ठीक कर पाएगा? जियोन सोच रहा था, यह पॉसिबल तो है क्योंकि मेरे पास नैनो है, पर राइट गार्डियन दूसरे जो भी बातें कर रहे थे वो बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने सोचा था, अगर मैं दूसरे स्टेज में जाना चाहता हूँ मुझे नेगोंग चाहिए होगी। जियोन को फिर याद आता है और वो कहता है, मैंने सुना था अगर मैं पास हो जाऊंगा तो मुझे मेडिसिन बॉल मिलेगी और एकेडमी लाइब्रेरी का फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस। सियोमेंग हंसने लगता है और कहता है, लगता है लालवाल तुम्हें कुछ जरूरी बातें कहना भूल गया है। एकेडमी की लाइब्रेरी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम जब मर्जी आ जा सकते हो। तुम बस तभी अंदर जा सकते हो जब तुम एक टेस्ट को पास करोगे। क्या तुम्हें लगा था तुम्हें यहाँ पर खुली छूट मिलेगी कोई भी जरूरी किताब देखने के लिए? ये जगह बहुत ही सिक्योर है और तुम फर्स्ट फ्लोर में बस 2 घंटे रह सकते हो। जियोन कहता है, क्या इस पर भी लिमिट है? मुश्किल से एक पहाड़ को क्रॉस करते सामने एक और पहाड़ आ गया। सियोमेंग कहता है, जैसे जैसे तुम हाई लेवल पर जाते रहोगे तुम्हें ज्यादा समय मिलता रहेगा, पर तुम्हें याद रखना होगा तुम कुछ भी लिखकर नहीं रख सकते, तुम्हें सब याद रखना पड़ेगा और किताबों को पूरा याद करना कोई आसान बात नहीं है। जियोन सोच रहा था, ये तो मेरे लिए एक एडवांटेज हो गया। नैनो के स्कैनिंग स्किल की मदद से 2 घंटों में मैं 1 या 2 किताब को नहीं 100 किताब को स्कैन कर सकता हूँ। सियोमेंग कहता है, एक लड़का जिसके पास नेगोंग नहीं है इस डिमोनिक एकेडमी में 4 साल ऐसे ही बिता पाएगा। जियोन सोच रहा था, क्या वो कह रहे हैं मैं दूसरों से अलग हूँ? मेरा मतलब ज्यादातर बच्चे जो भी यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपने क्लास में मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग करी होगी, पर मेरे पास ना ही मार्शल आर्ट्स की स्किल है और ना ही नेगोंग। 6 क्लान के थ्रेट से बचने के लिए क्या मुझे सच में उनका स्टूडेंट बन जाना चाहिए? जियोन फिर कहता है, मेरे साइड में जो ये पेपर है क्या ये नेगोंग ब्रेथ है? सियोमेंग कहता है, अच्छा तो तुम गधे नहीं हो, तुमने सही कहा, ये नेगोंग ब्रेथ है। अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनते हो तो मैं तुम्हें नेगोंग ब्रेथ सिखाऊंगा। जियोन सोच रहा था, मुझे पता नहीं वो मुझे सच में अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं या नहीं, पर मुझे मेरे साथ कोई तो चाहिए। जियोन सोचने लगता है, मैं जो 6 क्लान के कसम की वजह से नहीं सीख पाया था, ये मेरा मौका है नेगोंग ब्रेथ सीखने का। और जियोन तुरंत ही सियोमेंग के सामने बो डाउन करता है और कहता है, मैं राइट गार्डियन को मेरे टीचर के तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज मुझे आपका स्टूडेंट बनाइए। एक स्टूडेंट को अपने टीचर के सामने 2 बार बो करना चाहिए। सियोमेंग कहता है, खड़े हो जाओ, लॉर्ड का खून किसी के सामने नहीं झुकेगा, बस लॉर्ड के सामने ही झुकेगा। आज तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मेरा मतलब मैं जब तक वापस नहीं आता तुम नेगोंग ब्रेथ को सीखने की कोशिश करो और उसे याद करो। हे डॉक्टर बच्चे, मैं जा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट का अच्छे से ख्याल रखना। डॉक्टर म्यूंग कहता है, वो वापस जा रहे अपने चेहरे पर एक खुशी के साथ, पर मुंह में शराब की बदबू हमेशा की तरह ही आ रही है। डॉक्टर म्यूंग फिर जियोन को कहता है, क्या तुम ठीक हो? जियोन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, ये ऐसा था जैसे कि मेरे ऊपर से कोई स्टोन गुजर गया। डॉक्टर म्यूंग कहता है, वो शायद तुम्हें काफी पसंद करते हैं, कांग्रेचुलेशंस राइट गार्डियन का स्टूडेंट बनने के लिए, पर तुम्हारी इंटरनल डैमेज की वजह से तुम्हें काफी परेशानी हुई और उसके साथ तुम्हें उन्हें भी झेलना पड़ा। तुम्हारे पास अभी भी नॉर्मल नहीं है, रुको मैं जाकर एक्यूपंक्चर का टूल लेकर आता हूँ। जियोन सोच रहा था, नैनो और राइट गार्डियन के साथ मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। मदर और गार्ड जेंग, इस एकेडमी में दुश्मनों के बीच कोई ऐसा है जो कि मेरे साथ है। फिर हमें डिमोनिक एकेडमी का प्रैक्टिस फील्ड दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हें इंटरनल इंजरी हुई थी वो मेडिटेशन कर रहे थे और बाकी खड़े हुए थे रिजल्ट्स के लिए। तभी डिमोनिक एकेडमी का अपर सीनियर होजिन चेंग आता है फर्स्ट टेस्ट की रिपोर्ट देने। होजिन कहते हैं, लेफ्ट गार्डियन, मैं पहले टेस्ट का रिजल्ट बताने आया हूँ, इंक्लूडिंग कैडेट 7 यानी जियोन को मिलाकर टोटल 415 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। लिवा कहता है, ये 200 कम 10 साल पहले का टेस्ट है, ऐसा कुछ तो होना ही था, सोयू ने ये सब जो कर दिया। जो लोग फेल हुए उन्हें ये सब काफी अनफेयर लग सकता है। नहीं मैं बेहोश नहीं हुआ था, आखिर मुझे निकाला क्यों जा रहा है? मुंह से बबल्स निकलने के लिए मुझे बाहर निकले काफी अनफेयर है। वहाँ के जो गार्ड्स थे वो कहते हैं, क्या तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही? फेल कैंडिडेट्स कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है हम फार्मिंग और सर्विस करके अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे? आखिर हम एक ऐसी लाइफ कैसे जी सकते हैं? गार्ड्स कहते हैं, लग रहा है कि तुम रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कैंडिडेट्स कहते हैं, तुम लोगों ने सही कहा। तो गार्ड्स कहते हैं, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं बचा है और उन्हें लात मारकर बाहर निकालने लगते हैं।
होजिन कहते हैं जो कैंडिडेट सामने खड़े हुए हैं और जो लोग फेल हुए हैं वो उनके सामने टिक भी नहीं सकते। वो रिजल्ट्स को नहीं मानकर बस अपनी जीत ही दिखा रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि वो अपने लाइफ में कभी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। लिवा कहता है अगर मैं उनका जगह पर होता तो मैं भी इसे काफी अनफेयर कहता। कैडेट 7 की वजह से टेस्ट की इंटेंसिटी काफी बढ़ गई। गार्ड्स यहाँ पर कह रहे थे पहली बात उनके पास ना ही कोई स्किल है और ना ही कोई लक, और ऐसे भी ये सब उनका लक ही था। यहाँ पर होजिन कह रहे थे जिन लोगों ने भी पहले टेस्ट को पास करा है उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके पास अनएक्सेप्शनल क्वालिटीज हैं। लिवा कहता है कि आपको भी ऐसा ही लगता है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मेडिटेशन कर रहे हैं इंटरनल इंजरी की वजह से, पर कैंडिडेट ऑफ द 6 क्लान्स और 8 इन द अपर क्लान इन लोगों ने टेस्ट को काफी इजीली पास करी है। ऐसे में नॉर्मल कैडेट से एक और ही लेवल पर है। लिवा सोच रहा था सोयू के एनर्जी वेव्स को सहने के लिए किसी के पास एटलीस्ट 100 ईयर्स ऑफ नेगोंग चाहिए होती है, और ये कैंडिडेट्स के लेवल से बहुत ही ज्यादा है। पर डार्क क्लान का मुयोन और ब्लेड क्लान का यूचेन इन दोनों ने एनर्जी वेव्स को बिना हिले ही सहा था। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस कॉम्पिटिशन में इन दोनों के बीच में असली फाइट होगी और मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग होगा। लिवा कैडेट्स को कह रहा था मैं तुम्हें बधाई देता हूँ कि तुम सभी ने पहले टेस्ट को पास कर लिया है, इसलिए तुम्हें एक ब्रोंज मेडल दिया जाएगा जो कि दर्शाएगा कि तुम एक लोअर रैंक वॉरियर हो। अगले 4 साल तक तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी एज ए कैडेट ऑफ द डीमन एकेडमी, और यहाँ पर तुम डीमन एकेडमी में हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते, तुम्हें माडो कहना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ भी का होगा ऑर्डर को रिपीट करना। क्या तुम सभी समझ गए? और सभी कहते हैं माडो। लिवा फिर कहता है अब तुम सब अपना ग्रुप बनाना शुरू करो। यहाँ पर इन्फर्मरी में डॉक्टर म्यूंग कहता है मैंने एक्यूपंक्चर की तैयारी कर ली है, तो चलो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जियोन कहता है डॉक्टर म्यूंग कहते हैं मेरा नाम है बाइक जोंग म्यूंग, इसलिए मुझे सिर्फ डॉक्टर बुलाने के बदले मुझे डॉक्टर और मेरे लास्ट नेम से बुलाओ। जियोन कहता है डॉक्टर म्यूंग क्या मेरी कंडीशन बहुत ही बुरी है? डॉक्टर म्यूंग कहता है मुझे ये कहते हुए काफी बुरा लग रहा है डीमोनिक एकेडमी के कैडेट को, पर तुम्हें एटलीस्ट 11 से 15 दिन लग जाएंगे पूरी तरीके से ठीक होने के लिए, ताकि तुम फिर से टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाओ। और ये कुछ ज्यादा ही समय था जितना कि जियोन ने एज्यूम किया था। जियोन सोचने लगता है मैं अभी क्या करूंगा? अगर नैनो सेल्फ हीलिंग मोड का ऑन कर देता है तो मैं तुरंत ही ठीक हो जाऊंगा, पर अगर मैं जल्दी ठीक हो गया तो सभी को काफी शक हो जाएगा। पर अगर मैं नॉर्मल ट्रीटमेंट लेता रहता हूँ तो मैं सबसे बहुत पीछे रह जाऊंगा। मैं जब से इन्फर्मरी आया हूँ उसके बाद से क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं, अगर तुम किसी आम डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे होते तो तुम्हें एटलीस्ट कुछ महीने तो लग जाते, पर मैं डॉक्टर बाइक का स्टूडेंट हूँ इसलिए समय काफ़ी कम लगेगा। जियोन कहता है पर फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा है। डॉक्टर म्यूंग फिर कहते हैं मैं जो कहने जा रहा हूँ उससे शायद तुम्हें कोई हेल्प तो नहीं होगी, पर मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मुझे नहीं पता कि तुम रेड गार्डियन से मार्शल आर्ट सीख रहे हो। जियोन इसलिए थैंक्स कहता है और ये भी कि वो उनके एहसान कभी नहीं भूलेगा। डॉक्टर म्यूंग कहता है छोड़ो ये सब, ऐसे भी मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, चलो अब हम एक्यूपंक्चर को शुरू करते हैं, तो इसलिए तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। डॉक्टर म्यूंग फिर जियोन के बॉडी को देखकर सोचता है मुझे यह पता है कि उसने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखी, पर मुझे लगा नहीं था कि उसकी बॉडी इतनी अच्छी शेप में होगी। शायद उसने नेगोंग तो नहीं सीखी, पर शायद उसने वगोंग सीखी है। डॉक्टर म्यूंग फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पहले वाला जाएगा तुम्हारे चेस्ट के मिडल में। नैनो तभी कहता है मैं सेंस कर सकता हूँ आपके शरीर में कोई शार्प वाले नीडल से डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं सेल्फ डिफेंस मोड एक्टिवेट कर रहा हूँ। जियोन कहता है नहीं रुक जाओ, डॉक्टर म्यूंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा हमला है और कौन सा ट्रीटमेंट? नैनो कहता है आपके कहने के मुताबिक मैंने सेल्फ डिफेंस मोड को डीएक्टिवेट कर दी है, अगर आप मुझे पहले नहीं कहेंगे कि ट्रीटमेंट हो रहा है मैं इसे डैमेज कंसिडर करूंगा। जियोन कहता है अच्छा ठीक है, अब से मैं जब भी किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करता तुम कुछ भी नहीं करोगे। जियोन फिर नोटिस करता है कि डॉक्टर म्यूंग के ट्रीटमेंट की वजह से उसे दर्द काफ़ी कम हो रहा है। मेरे पेट में दर्द भी काफ़ी कम हो गया है। नैनो कहता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन जगहों में एक्यूपंक्चर के इंडिया लगाए जा रहे हैं ये सारे पेट की वो जगह हैं जो कि गति को तेज करते हैं। जियोन कहता है नैनो तुमने मुझे जो भी जानकारी ट्रांसफर करी है उसकी वजह से मैं तुम्हारी बातें समझ पा रहा हूँ। जियोन उसके बाद डॉक्टर म्यूंग को देखते रहता है आखिर वो कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं तुम थोड़ी देर के लिए प्लीज सो जाओ, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जियोन सोने की कोशिश करता है। मैं सो नहीं पा रहा क्योंकि नैनो मुझे एक्सप्लेन कर ही जा रहा है। तभी जियोन को एक आइडिया आता है और वो नैनो को कहता है अगर तुम मेरी इंटरनल इंजरीज को ठीक कर दोगे तो ये ट्रीटमेंट जल्दी ही पूरा हो जाएगा, पर अगर मैं जल्दी ठीक हो गया तो मेरे ऊपर शक हो जाएगा। क्या तुम मुझे हील कर सकते हो पर मैं फिर भी बाहर से ऐसा दिखूं कि मैं काफ़ी जख्मी हूँ? नैनो कहता है आपको सेल्फ हील करने के बाद ऐसा करना पॉसिबल है, आपके पल्स को रैंडमली चेंज कर देना जिससे ऐसा लगे कि आपके ऑर्गन अभी भी डैमेज है। जियोन कहता है मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, पर मुझे खुशी है कि ऐसा करना पॉसिबल है। अगर मैं डॉक्टर म्यूंग को 2 हफ्तों तक बेवकूफ़ बना पाया तो मेरे पास ये मौका होगा रेड गार्डियन से नेगोंग सीखने का। ठीक है नैनो मुझे हील कर दो और डॉक्टर म्यूंग को बेवकूफ़ बना देना, जब वो मुझे चेक करने आए तो उन्हें ऐसा लगे कि मैं अभी भी जख्मी हूँ। नैनो कहता है मैं समझ गया, आपके कहे मुताबिक मैं सेल्फ हीलिंग मोड को शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्राउंड में लिवा कैडेट्स को कह रहा था मैं अभी तुम लोगों को तुम्हारा अगला टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तीसरे टेस्ट तक सारे कैडेट्स एक साथ ही मिलकर टेस्ट देंगे और सेकंड टेस्ट देकर मिड लेवल वॉरियर बनने के लिए तुम्हें बेसिक टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी से फैमिलियर होना पड़ेगा और तुम्हारे पास इसके लिए बस 20 दिनों का ही समय है। सारे कैडेट्स बस 20 दिन का समय सुनकर कहने लगते हैं ये तो बहुत ही कम समय है, क्या इतना समय में हम टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज को सीख पाएंगे? लिवा फिर कहता है क्या तुम लोग क्यूरियस नहीं हो ये जानने के लिए कि यहाँ पर आखिर 20 ग्रुप से क्यों है? क्योंकि बस 3 हफ्तों में तुम में से बस 10 ग्रुप ही आगे जाएंगे।
तो आप कहना चाह रहे हैं कि आधे कैडेट्स को निकाल दिया जाएगा? हमारे ग्रुप में तो कोई भी टॉप कैडेट नहीं है और 6 क्लास के पास तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा। लिवा कहता है ये पहला और आखिरी टेस्ट है जिसमें तुम्हें टीम बनाकर काम करना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग ग्रुप में एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगे तो तुम लोग एक साथ ही फेल होकर निकल जाओगे। होजिन कहते हैं ये लिवा भी ना बिल्कुल वैसा ही है, लोगों को हमेशा ही डिमोरलाइज कर देता है। लिवा फिर कैडेट्स को कहता है आज के लिए आज का शेड्यूल पूरा हुआ, तुम सभी वापस अपने अपने डोर में चले जाओ। कल से तुम लोग उन लोगों से सीखोगे जो कि तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, वो तुम्हें टेक्टिक्स और टेक्निक्स काफी काइंडली सिखाएंगे। कैडेट्स सोच रहे थे काइंडली, ये तो वही लोग हैं जो कि फेल स्टूडेंट्स को यहाँ से लात मार कर निकाल दिया था। उसके बाद सभी अपने अपने डोर में वापस जाने लगते हैं। तभी ग्रुप 8 इंस्ट्रक्टर इम्पियोंग कहता है कैडेट 3 तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुकेम कहता है कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पियोंग कहता है मैं श्योर हूँ कि तुम्हें पता होगा, मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुकेम कहता है मुझे ये बात पता है। तो फिर पियोंग कहता है तुम्हारा क्या सवाल है, पूछो। मुकेम कहता है मैं श्योर हूँ कि मैं ग्रुप 8 का लीडर बनूंगा। पियोंग सोच रहा था ऐसे में टीम लीडर का सिलेक्शन कल ही होने जा रहा है, पर हर बार की तरह 6 क्लास के पास एक एडवांटेज रहेगा। मुकेम कहता है कैडेट 7 जो कि हमारे ग्रुप का है और अभी इन्फर्मरी में है, ग्रुप का एक कैडेट मिसिंग है टेस्ट के लिए और मैं नहीं चाहता कि हमारा ग्रुप फेल हो जाए। और क्योंकि उसने आज की सेरेमनी अटेंड नहीं करी है तो उसे आज यहाँ पर क्या क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कैडेट 7 को इस सबके बारे में पता चले। मुकेम मन ही मन सोच रहा था तुम आखिरकार मेरे ग्रुप में आ ही गए और तुम्हारा लक यहीं खत्म होता है, मैं खुद ही इन्फर्मरी जाऊंगा और तुम्हारे शरीर को फाड़ के रख दूंगा। पियोंग कहता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, ऐसा लग रहा है कि तुम बेसिक्स को समझ गए हो। बहुत अच्छे, मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक और तुम्हारे ग्रुप के इंस्ट्रक्टर होने के नाते खुद इन्फर्मरी जाकर कैडेट 7 को सारी जानकारी दे दूंगा। मुकेम कहता है ये क्या हो गया, इंस्ट्रक्टर आपको ये करने की जरूरत नहीं, ये मैं खुद कर लूंगा। पियोंग कहता है मेन बिल्डिंग जहाँ पर इन्फर्मरी है वहाँ कैडेट्स का जाना मना है अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी आ जाए। मुकेम सोचने लगता है मुझे लगा नहीं था कि मैं मेन बिल्डिंग नहीं जा सकता, आखिर सारी चीजें गलत ही क्यों हो रही है। मैं स्प्रिंग क्लान का कैंडिडेट हूँ पर मैं इसके पावर का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा। मुकेम फिर कहता है मैं समझ गया इंस्ट्रक्टर, तो मैं आपसे फेवर चाहता हूँ कि आप मुझे मेन बिल्डिंग में जाने दें। पियोंग कहता है अपने डोर में वापस जाओ, और क्या तुम्हें और कुछ पूछना है? मुकेम कहता है तो फिर आप मुझे एटलीस्ट बता देना कि कैडेट 7 हमें कब ज्वाइन कर रहा है। पियोंग कहता है ठीक है, पर जबकि आज बहुत ही लेट हो गया है मैं तुम्हें कल इसके बारे में बता दूंगा। मुकेम सोच रहा था अब चीज़ें ऐसी हो गई है कि मुझे उसके हमारे डोर में आने का इंतजार करना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर तरस रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए। मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम्हें लगेगा इस दर्द को सहने से ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं मर जाऊँ। मनिक अकेडमी के मेन बिल्डिंग से जहाँ पर पियोंग चियोंग से मिलने आया था। क्या 14 डेज? डॉक्टर मियोंग कहता है हाँ, उसकी इंटरनल इंजरी इतनी सीवियर है कि उसे एटलीस्ट 14 डेज लगेंगे हील होने में। पियोंग कहता है अगर वो यहाँ पर इतने समय तक रहेगा तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा टॉप तक पहुँच पाना। क्या कोई रास्ता नहीं है ट्रीटमेंट को फास्ट करने का? डॉक्टर मियोंग कहता है मैं भी वही सोच रहा था, अगर उसके पास नेगोंग होता तो कुछ किया जा सकता था, पर कैडेट 7 के पास नेगोंग का नामोनिशान नहीं है, और जबकि उसके पास नेगोंग है ही नहीं तो उसके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। उसे पूरी तरीके से हील होने में ज़्यादा समय ही लगेगा। पियोंग सोचने लगता है सेकंड टेस्ट को भी बस 3 हफ्ते ही बचे हुए हैं, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ उसे 2 हफ्तों तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा ग्रुप एलिमिनेट हो जाए बस उस लड़के की वजह से। पियोंग फिर कहता है क्या मैं कैडेट 7 से बात कर सकता हूँ, मुझे उसे बहुत कुछ बताना है। डॉक्टर मियोंग कहता है हाँ, पर वो अभी सो रहा है तो बात करना मुश्किल है, क्या मैं उसे जाकर उठा दूँ? पियोंग कहता है नहीं, मैं कल फिर से वापस आऊँगा, ऐसे भी वो यहाँ पर ही तो रहेगा। पियोंग जाते हुए सोच रहा था वो बस पहले टेस्ट को barely पास कर पाया था, शायद उसका लक वहीं पर ही खत्म हो गया। फिर अगले दिन सुबह सुबह हम किसी को बहुत तेजी से जाता हुआ देखते हैं और ये और कोई नहीं बोल के सियोमेंग है। सियोमेंग हमेशा की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आता है जिसकी वजह से चियोन डर के मारे उठ जाता है। सियोमेंग कहता है स्टूडेंट तुम्हारा टीचर हाजिर है। चियोन कहता है टीचर आप? उनमें सभी भी शराब की बदबू आ रही है। सियोमेंग फिर कहता है क्या तुम मुझे ग्रीट नहीं करने वाले? इसलिए चियोन जल्दी से उतरकर सियोमेंग को गुड मॉर्निंग टीचर कहता है। सियोमेंग कहता है बहुत अच्छे, क्या तुमने कल का होमवर्क पूरा कर लिया जो कि मैंने तुम्हें दिया था? चियोन कहता है क्या आप नेगोंग ब्रेथ की बात कर रहे हैं? सियोमेंग कहता है बिल्कुल सही, मैंने तुम्हें सब कुछ याद कर लेने को कहा था मेरे आने से पहले। चियोन सोचने लगता है मैं कल इन्फर्मरी आया था और मेरी ट्रीटमेंट भी अभी चल रही है, लगता है कि वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, पर मुझे खुशी है कि मेरे पास नैनो है और उसी वजह से मैं ठीक भी हो पाया और मैंने नेगोंग ब्रेथ को भी याद कर ली है। चियोन कहता है बिल्कुल मैंने याद कर लिया है। सियोमेंग सोचता है क्या उसने पूरा याद कर लिया जबकि वो इतना ज़्यादा बीमार है, मैंने तो बस उसे यह सब प्रोवोक करने के लिए कहा था। सियोमेंग कहता है तुमने बहुत अच्छा किया तुम्हारे टीचर का दिया हुआ होमवर्क पूरा करके। चियोन कहता है आपका शुक्रिया टीचर, पर आपको क्या नहीं लगता आपको ज़्यादा जल्दी आ गए हैं? सियोमेंग कहता है क्या तुम थक गए हो? चियोन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। सियोमेंग कहता है ठीक है, और अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें आज नहीं तो कल इसके बारे में पता चल ही जाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ट्रेन कर सकता हूँ और तुमसे बस तब तक ही मिलने आ सकता हूँ जब तक तुम यहाँ पर इन्फर्मरी में हो, पर एक बार तुम अपने डॉर्म चले गए मैं तुमसे और कॉन्टैक्ट नहीं कर पाऊंगा। मैंने पहले इतना आगे तक नहीं सोचा था, ऐसे भी ये बात तुम्हें पहले पता नहीं होगी क्योंकि तुम तो यहाँ पर आते हॉस्पिटलाइज हो गए थे। मुझे दिन में एक मेन टीचर के तौर पे काम करना पड़ता है, इसलिए मैं बस इतने सुबह सुबह आकर तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। अगर मैं किसी और समय पर आता हूँ तो मेरे ऊपर शक हो सकता है। चियोन सोच रहा था इस डीमोनिक एकेडमी में बाहर से लोगों से ट्रेनिंग लेना बिल्कुल मना है, तो मेरी प्रॉब्लम मेरे सामने और भी बढ़ जाएगी। और मुझे लगा था कि वो काफ़ी स्टबन होंगे, पर वो एक्चुअली मुझे काफ़ी अटेंशन दे रहे हैं। चियोन कहता है थैंक यू मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए।
सियोमेंग फिर कहता है ठीक है फिर, जबकि हमारे पास समय काफी कम है, हमें जल्दी शुरुआत करनी चाहिए। जियोन कहता है क्या अभी करना है? सियोमेंग कहता है क्या तुमने नहीं सुना तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या कहा? हमारे पास समय काफी कम है, इसलिए जल्दी से घूमकर नीचे बैठ जाओ। जियोन कहता है मैं समझ गया। जियोन सोच रहा था कि अच्छा होता अगर वो मुझे एक्सप्लेन करते कि आखिर वो ये क्यों कर रहे हैं। सियोमेंग फिर कहता है कि अच्छी बात है कि तुमने मेरी 1000 मार्शल्स ब्रीथिंग को याद कर ली है। सियोमेंग फिर जियोन के पीठ पर हाथ रखते हैं और जियोन कहता है आखिर आप क्या करने जा रहे हैं? सियोमेंग कहता है क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे तुम्हारे अंदर फ्लो डालना होगा। जियोन कहता है क्या आप मेरे अंदर डालना चाहते हैं क्या? आखिर इसका मतलब क्या हुआ? सियोमेंग कहता है यह सोफिस्टिकेटेड रास्ता है जो कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने क्रिएट किया था और तुम्हें की और चक्रा फिल करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा टीचर्स तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। चलो जल्दी से अपने जबड़े को जकड़ लो, अगर तुमने चिल्लाया तो गार्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे और सब यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। और फिर सियोमेंग जियोन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करने लगता है। नैनो सेंस कर जियोन को कहता है इंटेंजिबल एनर्जी यूजर के ब्लड में डाला जा रहा है, बिल्ट इन डाटा की मदद से एनालाइज शुरू करता हूँ। इस एनर्जी को की या फिर चक्रा कहा जाता है और अभी इसका असर शरीर के ऊपर एनालाइज किया जा रहा है। जियोन सोच रहा था मुझे पता है टीचर का स्ट्रॉन्ग नेगोंग मेरे वेन्स को फोर्स करे ओपन करने के लिए, पर ये कुछ ज्यादा ही है। सियोमेंग सोच रहा था ये बच्चा क्या उसने सच में कुछ भी नहीं सीखा है? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि उसके शरीर में ना कोई ब्लॉकेज है और ना ही कोई ऑब्स्टेकल, और उसके मसल्स ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इन्हें ट्रेन किया गया हो। जहाँ तक मुझे पता है मैं श्योर हूँ उसने मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड ने किया हो। उन्हें अपने साथ बीवियों में से शायद वो लेडी लुआ के ज्यादा केयर करते होंगे, इसलिए शायद वो सीक्रेटली जाकर जियोन को भी ट्रेन करे होंगे। पर ये जो भी हो ये बहुत ही अच्छा है। उसके शरीर के हिसाब से बस 7 दिन लगेंगे उसके लिए अच्छे खासे नेगों को तैयार करने के लिए। इसी समय के दौरान डीमन की एकेडमी के डोर में एक लड़का प्रिंस जोंगसुम को मार रहा था जो कि पॉइजन क्लान का प्रिंस है। प्रिंस खुद को संभालिए। और ये तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है तुम पॉइजन क्लान के जोंगसुम को मार के ऐसे ही बच जाओगे? वो लड़का कहता है क्या कोई फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ और वो कौन है? डीमन की एकेडमी में बस स्ट्रेंथ ही देखी जाती है। अब जबकि मैंने उसे हरा दिया है, ग्रुप 12 का लीडर मैं बनूंगा। सियोमेंग एनर्जी इंसर्ट करना पूरा कर देता है। सियोमेंग कहता है क्या तुमने फ्लो को याद कर लिया है? जियोन कहता है कि मैंने इसे क्लियरली याद कर लिया है। सियोमेंग कहता है पहली बार की वजह से तुम्हें काफी दर्द हुआ होगा, पर एक काफी अच्छा मेथड उन्हें सिखाने का जिनके पास नेगोंग बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा गोल है 7 दिन, तुम्हें इस समय के दौरान एनफ नेगोंग लेना होगा। क्या तुम समझ गए? जियोन सोच रहा था उन्हें देखकर लग रहा है कि काफी थक चुके हैं, उन्होंने जरूर अपना बहुत नेगोंग इस्तेमाल किया है, मुझे शायद इतना तो सहना ही पड़ेगा। जियोन फिर कहता है आप मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, मैं जरूर सक्सेस करूंगा। सियोमेंग कहता है लगता है तुम अच्छी बातें करना भी जानते हो। चलो आज का ट्रेनिंग पूरा हुआ, ब्रीदिंग मेथड और फ्लो को मत भूलना, तुम्हें मेक श्योर करना होगा कि तुम्हें ये सब पता हो। मैं अभी जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। जियोन कह रहा था श्योर, मैं 1 हफ्ते के दौरान अच्छा खासा नेगोंग बिल्ड कर लूंगा। फिर हमें डिमनिक एकेडमी के प्रैक्टिस ग्राउंड को दिखाया जाता है। लिवा सोच रहा था जैसे कि मैंने सोचा था, वही बच्चे ग्रुप्स के लीडर बने हुए हैं और मैं बहुत सारे ऐसे चेहरे भी देख पा रहा हूँ जिन्हें कल रात बहुत ही मारा गया है। कल सारे इंस्ट्रक्टर अपने डोर में नहीं थे क्योंकि इसका रीजन है ताकि स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ ही फाइट करके खुद का रैंक्स को डिसाइड कर ले। मैं ये क्या देख रहा हूँ? ग्रुप 12 में पॉइजन क्लान का कैंडिडेट था पर उनका लीडर कैडेट 18 बाइक जी बना हुआ है। उन दोनों को देखकर लग रहा है कि दोनों के बीच में कल रात को काफी घमासान लड़ाई हुई थी। एक प्रिंस के ऊपर हमला करना जिसका नेम टैग ब्लैक है, उसके पास बस स्किल्स ने, उसके अंदर काफी हिम्मत भी है। होजिन फिर कहते हैं हमें कैडेट्स की ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। अटेंशन सभी, अगले 7 दिन तक जो कि आज से शुरू होता है, सुबह तुम लोग ऑडिटोरियम में जाकर बेसिक टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज को सीखोगे। उसके बाद दोपहर में लंच के बाद तुम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस ग्राउंड में आकर ट्रेनिंग करोगे। क्या तुम सभी लोग समझ गए? और सभी कहते हैं माडो। चलो फिर ऑडिटोरियम की तरफ ग्रुप 1 आगे बढ़ो, और सभी ग्रुप एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। हमें इसी बीच जोंगसुन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में था। मुकेन तभी कहता है हे बास्टर्ड, आखिर तुम एक प्रिंस होकर भी हार गए, जैसे कि मैंने सोचा था। पॉइजन क्लान पॉइजन के बिना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, तुम तो लोअर से भी लोअर क्लान में जाने वाले हो। और वो हंसने लगता है जिससे कि जोंगसुन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो सोचता है वो हरामी, मुझे लगता है कि वो बाइक जी है फ्रॉम ए टॉप क्लान। उस हरामी ने मुझे इंसल्ट किया है। तुम्हें ग्रुप का लीडर बनने में बहुत मजा आता है ना, पर मैं तुम्हें रिग्रेट करवा के रहूंगा। तुम बैठकर रोने लगोगे आखिर तुम मेरे ग्रुप में आए ही क्यों। फिर रात को एकेडमिक डोर में यूंग आकर कहता है कैडेट 3 मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारा परफॉर्मेंस फॉर्मेशन ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही अच्छा था। बाय द वे कैडेट 7 उसे इन्फर्मरी में 2 हफ्ते रहना पड़ेगा। मुकेन कहता है क्या उन्होंने 2 हफ्ते कहा? यूंग कहता है डॉक्टर ने यही कहा था। अगर उसने समय के दौरान थियोरीज को भी पूरा याद कर लिया पर उसके लिए प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम बनेगी। मैं सोच रहा हूँ आखिर उसके जैसा को जिसके पास नेगोंग नहीं है वो सबसे कैचअप कैसे कर पाएगा। एनीवे मैं कल फिर से कैडेट 7 के पास जाऊंगा। चलो सभी लोग अपने अपने डोर में वापस जाओ और अपना बेस्ट करते रहना। आइदर तुम लोग ट्रेन करते हो या फिर जस्ट रिव्यू करते हो, और जो भी करना काफी अच्छा करना। फिर प्यून के जाने के बाद मुकेम काफी गुस्सा कर रहा था। आखिर जोन वहाँ पर 2 हफ्ते कैसे रह सकता है? मुकेम के ग्रुपमेट्स कह रहे थे अगर तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए तो हमारे लिए आगे प्रॉब्लम हो सकती है। मुकेम कहता है आखिर वो कैसे 2 हफ्ते तक वहाँ पर रह सकता है? तभी उसके ग्रुप का लोयल क्लान मेंबर कैडेट 80 जायहुन कहता है अगर डॉक्टर ने यह बात कही है तो ये झूठ नहीं होगा। मुकेम कहता है क्या झूठ नहीं? ये ऑब्वियस है कि वो हरामी बीमार होने का नाटक कर रहा है। वो हरामी अपने गंदे खून के साथ, मुझे सोचकर काफी गुस्सा आ रहा है। आखिर वो इन्फर्मरी में आराम से कैसे रह सकता है? जायहुन कहता है प्रिंस शांत हो जाइए, गुस्सा होने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा? और वो मुकेम को कोई आइडिया देता है जो कि मुकेम को बहुत ही पसंद आता है।
फिर सीन कट होता 4 दिनों बाद। डॉक्टर म्यूंग कहता है 5 दिन हो गए हैं और अभी तक और कोई पेशेंट नहीं आया, मैं तो काफी बोर हो रहा हूँ। वो बच्चा च्योन, अच्छा होगा कि वो मेरे लास्ट पेशेंट ना बने। तभी कोई भागकर इन्फर्मरी में आता है और डॉक्टर म्यूंग जाकर देखते हैं और यह था प्यूंग। प्यूंग कहता है मेरा कैडेट रियल सोर्ड के साथ ट्रेनिंग करते समय इंजर्ड हो गया है, मैंने सोर्ड को नहीं निकाला है, इनकेस चीजें और भी बदतर हो जाए। डॉक्टर म्यूंग बड़े खुश होकर कहते हैं जल्दी कर उसे बेड पर ले चलो। फाइनली एक पेशेंट आ ही गया। डॉक्टर म्यूंग फिर उसे स्टिच करते हुए कह रहे थे ट्रीटमेंट जल्दी ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि तुमने सोर्ड को नहीं निकाला था तो चीजें बुरी नहीं हुई। प्यूंग कहता है आखिर इस बच्चे की कंडीशन कैसी है। डॉक्टर म्यूंग कहता है फॉर्चुनेटली उसे कोई वाइटल इंजरी नहीं हुई है, वो काफी लकी है। लगता है तुम बिना वजह काफी चिंता कर रहे थे, पर यह जानकर काफी अच्छा लगा कि तुम अपने कैडेट्स का बहुत ही केयर करते हो। प्यूंग कहता है सेकंड स्टेज तक वो सभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उनमें से 2 भी इन्फर्मरी में है। डॉक्टर म्यूंग कहता है मैंने उसे स्टिच कर दिया है, पर लगता है उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, पर चिंता मत करो, कैडेट से में जितना समय नहीं लगेगा, बस 3 दिन यहाँ पर रुकने से ही काम हो जाएगा। प्यूंग कहता है अभी के लिए मैं वापस जा रहा हूँ, आफ्टरनून ट्रेनिंग के बाद मैं वापस आऊंगा, कैडेट 23 का ख्याल रखना। प्यूंग जाते हुए सोच रहा था मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि उन्हें ये सब कुछ हो गया जैसे उन्होंने रियल सोर्स से ट्रेनिंग शुरू की। लगता है कि मुझे बहुत से माफी पत्र लिखने पड़ेंगे। फिर उसी दिन रात को जब च्योन सो रहा था, कैडेट 23 उठकर एक सर्जिकल नाइफ लेकर च्योन के पास आता है। क्या मुझे पहले तुम्हारा पैर काटना चाहिए ताकि तुम और चल ना पाओ? मुझे इसके लिए बाद में ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ जिंदा रहने के लिए कर रहा हूँ। यानी मुकेश मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है। और वो जैसे च्योन के पैर में सर्जिकल नाइफ लगाता है, उसे जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। इस सब की वजह से च्योन की नींद खुल गई थी और वो कहता है जैसे कि मैंने सोचा था। देखते हैं कि कैडेट नंबर 23 ह्योबोंग को होश आता है। क्या मैं बेहोश हो गया था? पर क्यों? ह्योबोंग फिर देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। क्या? पर आखिर किसने ये सब किया? तभी च्योन आकर कहता है ये मैंने किया है टकलू। ह्योबोंग कहता है आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो? च्योन कहता है आखिर कैसे का क्या मतलब? जब तुम बेहोश हो गए थे मैंने तुम्हें बेड पर बांध दिया। ह्योबोंग सोचने लगता है आखिर मैं बेहोश कैसे हो गया, पर उससे पहले उसे तो काफी सीवियर इंटरनल इंजरी है, पर उसे देखकर तो पूरा ही ठीक लग रहा है और वो मुझे बार बार टकलू क्यों कह रहा है। च्योन फिर उसे आईना दिखाता है जो देखकर ह्योबोंग पूरा ही सरप्राइज हो गया था। मैं मेरे बालों को महसूस नहीं कर पा रहा, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि मेरे सिल्की स्मूथ बाल नहीं रहे। ये नहीं हो सकता, आखिर मैं टकला कैसे हो सकता हूँ? और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। च्योन उसे इसकी वजह से जोरदार थप्पड़ मारता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। ये क्या, वो फिर से बेहोश हो गया? फिर उसके बाद जब ह्योबोंग को होश आता है, क्या अभी तुम्हारा दिमाग शांत हुआ है? ह्योबोंग कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा था पर रुमाल की वजह से कुछ भी कह नहीं पा रहा। च्योन कहता है आखिर तो मुंह में रुमाल के साथ कहना क्या चाह रहे हो? ह्योबोंग सोच रहा था यह लल्लू, जब मैंने उसे पहली बार देखा था एंट्रेंस सेरेमनी में, मुझे लगा था कि ये कोई नौसिखिया होगा, पर मुझे अभी बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो ऐसा है। आखिर वो एग्जैक्टली क्या है? च्योन फिर ह्योबोंग को वही सर्जिकल नाइफ दिखाकर कहता है तुम्हें क्या लगता है अभी तक मैं कैसे सर्वाइव करता हुआ आया हूँ? एक असैसिनेशन अटेम्प्ट, ये मेरे ऊपर समय समय पर होता आया है। तुम्हारे जैसे मुझे बहुत बार मारने की कोशिश कर चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है इनकी संख्या कितनी होगी? च्योन फिर नाइफ ह्योबोंग के गले पर लगाकर कहता है मुझे पता है तुम इसी की मदद से मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, पर क्या तुम्हें पता है इसको तुम्हारे अंदर घोंपने से कितना दर्द होगा? तुम्हें पता है तुम मर भी सकते हो। चलो अभी बताना शुरू करो, आखिर किसने तुम्हें यहाँ पर एक करने को भेजा है? चलो जल्दी करो, मुझे बताओ। ह्योबोंग कहता है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, और अगर तुम मुझे यहाँ पर स्टेप करते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता सारा दोस्त तुम्हारे ऊपर ही जाएगा? क्या तुम्हें यहाँ का ट्रेनिंग और डुअल्स के रूल के बारे में नहीं पता? स्टूडेंट एक दूसरे को इनके अलावा कहीं और हर्ट नहीं कर सकते। च्योन कहता है जैसे कि मैंने सोचा था, तुम आसानी से कुछ भी नहीं कहोगे। ह्योबोंग कहता है ऑब्वियसली, अगर तुम मुझे टॉर्चर भी करते हो तभी मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। ह्योबोंग सोच रहा था अभी वो क्या ही सोच रहा होगा और वो क्या ही कर सकता है। उसने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं इतना टफ होऊंगा। च्योन कहता है ठीक है, चलो देखते हैं तुम अपना मुंह खोलते हो या नहीं। च्योन फिर उसका मुंह बंद करके कहता है थोड़ी देर रुको, मैं जहाँ पर पहले रहता था वहाँ पर इतनी सारी चीजें नहीं होती थी, पर यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। च्योन फिर नीडल्स लेकर आता है जो देख ह्योबोंग सोच रहा था नीडल्स, आखिर वो उनके साथ क्या करने की सोच रहा है। च्योन बड़े क्रीपी तरीके से हंसता हुआ आकर ह्योबोंग का हाथ पकड़ता है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? आखिर तुम्हारे ये हाथ अचानक कांपने क्यों लगे हैं? ह्योबोंग सोच रहा था आखिर इस लल्लू के पास इतनी पावर आई कहाँ से, जबकि उसे बिल्कुल भी मार्शल आर्ट्स नहीं आती। ये कैसे हो सकता है? और वो मेरा हाथ खोलने की कोशिश आखिर क्यों कर रहा है? आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? च्योन कहता है तुम्हें बस थोड़ा सा ही दर्द होगा, और वो नीडल लेकर उसके नाखूनों के बीच में घुसा देता है, जिससे ह्योबोंग को कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था। पर च्योन कहता है ओवर रिएक्ट मत करो। ह्योबोंग को इतना दर्द हो रहा था कि वो उसे रुकने को कह रहा था, पर मुंह बंद होने की वजह से वो कुछ कह भी नहीं पा रहा। च्योन कहता है तुमने ही तो कहा था अगर मैं तुम्हें टॉर्चर भी करता हूँ तभी तुम कुछ भी नहीं कहोगे, इसलिए तुम इसे टॉर्चर ना सोचकर रिवेंज सोच सकते हो। और च्योन उसके बाद उसके 5 उंगलियों में नीडल घुसा देता है। च्योन फिर कहता है क्या तुम्हें इससे बहुत दर्द हो रहा है? तुम तो इस दौरान 2 बार बेहोश हो चुके हो। चलो अब तुम्हारे दूसरे हाथ में कलाकृतियां करते हैं। ह्योबोंग पूरा ही डर गया था और वो सर हिला हिला कर ना कह रहा था। च्योन कहता है तो क्या तुम अभी बात करना चाहते हो? तुम्हें ये पहले कर देना चाहिए था, तो तुम्हें ये सब सहना तो नहीं पड़ता। ह्योबोंग सोच रहा था ये लड़का तो पागल है, अगर मैं उसे नहीं बताऊंगा तो आइदर मैं मारा जाऊंगा या फिर मैं पागल हो जाऊंगा, इसलिए मुझे उसे उसका नाम बता देना चाहिए।
तभी जियोन कहता है, ये मुकम ने तुमसे करवाया है ना? ह्योबोंग सरप्राइज होकर पूछता है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जियोन कहता है, लगता है तुम काफी क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता। ह्योबोंग कहता है, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे जल्दी बताओ। जियोन कहता है, थैंक्स टू मुकम जो कि मेरे बारे में इतना सोचता है। हमारे इंस्ट्रक्टर रोज आकर यहाँ पर क्या क्या हुआ है आज और क्या क्या पढ़ाया गया उसके बारे में बताते हैं, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरे ग्रुप में कौन कौन है और वो क्या है। मैंने पहले ही गेस कर लिया था कि किसने किया होगा, पर मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से जानना चाह रहा था। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ कैडेट 23 ह्योबोंग? ह्योबोंग सोच रहा था, आखिर कौन कहता है ये लड़का कुछ नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। वो अपने स्ट्रेंथ को हाइड करके रखता है और सबके सामने से एक्ट करता है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं आता। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो कैसा बनेगा। जियोन फिर कहता है, चलो तुम्हारी वजह से मुझे अच्छी खासी जानकारी मिल गई, पर मुझे भी जाकर सोना पड़ेगा, और इससे पहले जो भी हुआ। ह्योबोंग कहता है, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज मेरे ऊपर और गुस्सा मत करना। जियोन फिर जियोम्यूल का इस्तेमाल करता है। जियोम्यूल एक ऐसा टेक्निक है जो कि दुश्मन का ब्लड पॉइंट पर हमला करता है और इससे दुश्मन बेहोश हो जाता है। पर बेहोश होने से पहले ह्योबोंग सोच रहा था, मैंने सोचा था उसके पास नेगोंग नहीं है, पर ये सबको पागल बना रहा है। सियोमेंग को दिखाया जाता है जो कि जल्दी जल्दी जियोन के पास जा रहा था। जाते हुए सियोमेंग सोच रहा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बच्चा इतनी जल्दी सीख जाएगा। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब सियोमेंग जियोन के अंदर फ्लो इंसर्ट कर रहा था। सियोमेंग सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है, इस बच्चे ने बस 5 दिनों में ही नेगोंग को एक्वायर कर लिया है। आमतौर पर किसी को भी 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं और कभी कभी तो किसी को 1 महीना भी लग जाता है। उसने मेरी हर एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर दी है। ये लड़का सच में कुछ और ही है। मैंने पहले प्लान किया था तुम्हें 2 हफ्तों में नेगोंग एक्वायर करना सिखाऊंगा और फिर तुम्हें बेसिक टेक्निक्स और ब्रीदिंग मेथड सिखाऊंगा, पर मुझे लगता है कि मुझे मेरा प्लान बदलना पड़ेगा। फिर प्रेजेंट में सियोमेंग जियोन के पास आ जाता है। जियोन पहले से उठकर तैयार था और वो सियोमेंग को ग्रेट करता है। सियोमेंग कहता है, आखिर तुमने उसे कहाँ पर रखा है? जियोन कहता है, ये मेरे पलंग के नीचे है। सियोमेंग कहता है, ठीक है, उसे जल्दी यहाँ पर लेकर आओ। और यह था ब्लैक ड्रैगन बॉल जो कि औषधि जड़ी बूटियों से बनाया गया है। ये एक मेडिसिन बॉल है जो कि स्टूडेंट्स को पहला टेस्ट पास करने पर दिया जाता है। अगर इसे प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब किया जाए तो ये 20 ईयर्स ऑफ नेगोंग दे सकता है। हाउएवर इसे एक बार कंज्यूम करने के बाद शरीर इसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरी बार इसका असर कम हो जाता है। जियोन फिर बॉक्स को खोलता है और ड्रैगन बॉल में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। सियोमेंग सोच रहा था, अगर ये बच्चा इसे लेता है तो उसे मैक्सिमम 20 ईयर्स ऑफ नेगोंग मिल जाएगी। उसके बाद वो खुद का ख्याल खुद ही रख सकता है। सियोमेंग की नजर फिर ह्योबोंग के ऊपर पड़ती है। बच्चे, वो लड़का कौन है और क्या तुमने उसके ब्लड पॉइंट के साथ कुछ किया है? जियोन कहता है, वो डॉक्टर म्यूंग के जाने के बाद मुझे मारने के लिए आया था। सियोमेंग कहता है, क्या वो तुम्हें मारने के लिए आया था? जियोन कहता है, मैंने सुना कि कल से एकेडमी में रियल सोर्स से ट्रेनिंग करना शुरू किया गया है। मुझे लगता है कि उसे जानबूझकर खुद को स्टेप कर दिया ताकि वो यहाँ पर मेरे पास आ पाए। सियोमेंग कहता है, आखिर वो डिमोनिक एकेडमी में ऐसा कुछ करने की सोच भी कैसे सकता है? क्या उसे पता नहीं अगर इसके बारे में किसी को भी पता चल जाता है तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा? जियोन कहता है कि लगता है वो काफी हिम्मत वाला है, या फिर उसे किसी ने यहाँ पर भेजा ये सब करने के लिए। सियोमेंग कहता है, तुम्हारे रिएक्शन से लग रहा है कि तुम्हें पता है वो कौन है। सियोमेंग कहता है, वो लोल क्लान का मेंबर है जो कि मेरे ग्रुप में है। सियोमेंग कहता है, लोल क्लान? वेल, मैंने कभी भी उस क्लान में से किसी बच्चे बंदे को आते हुए नहीं देखा है। ये फैमिली काफी टफ है जिसमें बस हरामी ही भरे हुए हैं, पर लगता नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कुछ भी बोल पाऊंगा, और मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी काफी टफ है। जियोन कहता है, आप ये सब छोड़िए, मेरे साथ तो ये सब आए दिन होता ही रहता है। सियोमेंग सोच रहा था, उसने ये बात ऐसे कही जिस वजह से मुझे और भी बुरा लग रहा है। सियोमेंग फिर ह्योबोंग के ब्लड पॉइंट पर हमला करता है और कहता है, अगर तुम ब्लड पॉइंट में 1 ईयर नेगोंग से भी कम का इस्तेमाल करोगे तो वो बस कुछ घंटों में होश में आ जाएगा। तुम्हें एटलीस्ट 10 ईयर्स नेगोंग का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जा सके। क्या तुम समझ गए? जियोन कहता है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। सियोमेंग कहता है, ठीक है, चलो अब तुम ब्लड ड्रैगन बॉल को खा सकते हो। जियोन कहता है, क्या मैं इसे सिर्फ निगल नहीं सकता? सियोमेंग कहता है, बिल्कुल नहीं, पहले इसे अच्छी तरीके से चबाओ और फिर उसे निगल लो ताकि मेडिसिन और भी इफेक्टिव हो पाए। जियोन ड्रैगन बॉल को खाने ही जा रहा था और सोच रहा था, इसमें से काफी बदबू आ रही है और मुझे पहले से पता है कि काफी कसेला होगा, और इसको मुंह में देते जियोन की हालत ही खराब हो जाती है। ये काफी कसेला है और इसमें से काफी बदबू भी आ रही है। ये कसेला स्वाद मेरे जीभ को पैरालाइज कर देगा और मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे इसे निकाल देना चाहिए। जियोन फिर उसे किसी तरह चबाकर निकल जाता है। सियोमेंग कहता है, अगर तुमने उसे निकल लिया है तो अपने ब्रीदिंग टेक्निक्स को शुरू करो। फिर ब्रीदिंग टेक्निक्स के बाद सियोमेंग कहता है, अब ये तुम्हारा टीचर तुम्हारी मदद करेगा इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए। चलो मैं शुरू करता हूँ। जियोन कहता है, टीचर मेरा ख्याल रखना। फिर प्रोसेस शुरू होती है और नैनो ड्रैगन बॉल को सेंस करके कहता है, एक सब्सटेंस की वजह से शरीर में एनर्जी एक्टिविटी काफी बढ़ गई है और ये आपके शरीर के एनर्जी के साथ रिएक्ट और ये प्रोड्यूस कर रहा है। क्या आप इस एब्जॉर्प्शन को जल्दी करना चाहते हैं? जियोन कहता है, मुझे पता नहीं कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, पर अगर ये एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा तो मैं स्वीकार करता हूँ। और फिर नैनो प्रोसेस शुरू करता है। यहाँ पर सियोमेंग मेथड के बीच सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? ये लड़का क्या ये पैदा हुआ एक वर्कआउट के शरीर के साथ? ये ऐसा जैसे कि उसका शरीर मेडिसिन को पूरा एब्जॉर्ब करके उसे एम्पलीफाई कर रहा है। उसे बस 80% ही एब्जॉर्ब करना चाहिए था। मैं तो फालतू में ही काफी नर्वस हो रहा था। फिर सेशन पूरा होने के बाद जियोन अपने शरीर में नेगोंग को महसूस कर पा रहा था। सियोमेंग कहता है, तुम नेगोंग को फील करके कैसा लग रहा है? तुमने काफी अच्छा किया है और इस बार भी मैं पूरा पसीना पसीना हो गया, और तुम 1.5 टाइम्स नेगोंग को एक्वायर करने में कामयाब हुए हो, यानी 30 ईयर्स ऑफ नेगोंग। और ये बस एक रफ एस्टिमेट है। दूसरे स्टूडेंट खुद ही ड्रैगन बॉल को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे तो वो इसे आधा भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे।
चियोन कहता है ये सब आपकी वजह से हो पाया है, आपकी मदद के बिना ये कुछ भी नहीं हो पाता। सियोमेंग कहता है तुम बहुत ही लकी हो। चियोन सोच रहा था तो फिर मेरा ये लक नैनो है, तुम्हारा शुक्रिया नैनो। नैनो कहता है मुझे प्रोग्राम ही किया गया है आपको हेल्प करने के लिए। सियोमेंग फिर कहता है मुझे ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, मुझे वापस जाना चाहिए। चियोन कहता है कल से क्या आप मुझे आपकी ब्लड स्किल फॉर्मेशन सिखा सकते हैं। सियोमेंग कहता है क्यों नहीं, ऐसे में तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो तैयार रहना। उसके बाद एकेडमी प्रैक्टिस ग्राउंड में हमें मुकेम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छे मूड में था। जायहुन कहता है लगता है आज आप बड़े अच्छे मूड में है। मुकेम कहता है यह सब तुम्हारी वजह से हो पाया है, तुम्हारा शुक्रिया। अब तक तो वो हरामी अपने शरीर के साथ स्ट्रगल कर रहा होगा, मैं उसे मेरे सामने रेंगता हुआ देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा। डॉक्टर म्यूंग ह्योबोंग को ऐसा टकला देखकर बहुत जोर जोर से हंस रहा था। आखिर तुम्हारे बाल रातों रात कहाँ चले गए, ह्योबोंग सोच रहा था। मैं तो ये कह भी नहीं सकता कि मेरे साथ में जो है उसने ये सब किया है। डॉक्टर म्यूंग फिर कहता है माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही हंस गया, चलो ठीक है तुम रेस्ट करो। डॉक्टर म्यूंग फिर चियोन को देखकर सोचता है यहाँ पर रात को कुछ तो हुआ होगा, पर जो भी हो मुझे ध्यान देना नहीं चाहिए। वो कहते हैं एकेडमी का डॉक्टर को बस ट्रीटमेंट के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। फिर 2 दिन बाद एकेडमी डोर में ह्योबोंग वापस आ चुका था। मुकेम कहता है क्या उसे अभी तक ग्रुप से निकाल देना नहीं चाहिए था, पर उसे निकाला क्यों नहीं गया। ह्योबोंग कहता है मैं जाकर चियोन के पैर को जख्मी करने ही वाला था, पर उसकी हालत पहले से ही इतनी बुरी थी कि डॉक्टर उसके पास से हटे ही नहीं और उसके पास से हमेशा से ही बैठे थे। मुकेम कहता है क्या तुम्हारा मतलब डॉक्टर सोए भी नहीं थे। ह्योबोंग कहता है प्रिंस मैं रात को ही उसके ऊपर हमला करने के लिए गया था, पर तभी डॉक्टर जाग गए। मुकेम कहता है क्या डॉक्टर जाग गया, आखिर एक डॉक्टर का कान कितना शार्प हो सकता है। और मुकेम उसे गुस्से में मारने लगता है क्या तुमसे एक आसान काम भी नहीं हो सकता। जायहुन कहता है 1 मिनट रुकिए प्रिंस, क्या तुम्हें उस डॉक्टर का नाम पता है। तो ह्योबोंग कहता है कि उनका नाम है बाइक जोंगम्यू। जायहुन कहता है बाइक जोंगम्यू, ये कहीं सुना सुना लग रहा है, वो शायद डॉक्टर बाइक के स्टूडेंट होंगे। मुकेम कहता है क्या डॉक्टर बाइक के स्टूडेंट, क्या ये वही डॉक्टर बाइक नहीं है जो कि पॉइजन क्लान के मेंबर है, पर वो पॉइजन के बदले मेडिसिन पर काम करते हैं और अभी लॉर्ड के पर्सनल डॉक्टर भी है। मैंने सुना है कि इवेंट वो एक डॉक्टर है, पर वो फिर भी डिमोनिक कल्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट में टॉप 30 में आते हैं। जायहुन कहता है हम अभी तक श्योर नहीं है कि वो डॉक्टर बाइक का स्टूडेंट है, पर अगर ऐसा है तो उनका मार्शल आर्ट स्किल बहुत ही अच्छा होगा। मुकेम कहता है तो फिर उसे वहाँ पर भेजने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। अभी सपने में भी मैं सोचना कि मैं तुम्हारे क्लान को सपोर्ट करूंगा। ह्योबोंग सोचने लगता है क्या क्या कहा उसने। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब मुकेम ह्योबोंग के पास आया था। हे तुम ह्योबोंग हो ना, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। और चिंता मत करो, तुम्हें पता ही होगा कि मैं स्प्रिंग क्लान से बिलोंग करता हूँ, और अगर तुम किसी वजह से एकेडमी से निकाल दिए जाते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं डेफिनेटली तुम्हारे स्मॉल क्लान को सपोर्ट करूंगा। ह्योबोंग प्रेजेंट में सोच रहा था अगर तुम अपना प्रॉमिस रखते तो शायद मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता। ठीक है मुझे ऐसे ही मारते रहो, देखते हैं जब वो लड़का यहाँ पर आएगा तब तुम क्या करोगे। मुकेम फिर कहता है आखिर तुमने सर पे ये क्यों लगाया है, और वो फिर देखता है कि ह्योबोंग तो टकला हो चुका है। मुकेम कहता है आखिर तुम ऐसे फालतू के काम क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें लगा अगर तुम अपने सर के बाल काट लोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ग्रुप के दूसरे मेंबर्स उन्हें लड़ता हुआ देखकर सोच रहे थे। हमें लगा था कि सब कुछ शांत हो गया है, पर फिर से झगड़ा शुरू हो गया। मुकेम फिर कहता है मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, जाहिर चलो यहाँ से। यहाँ पर ह्योबोंग सोए श्राप दे रहा था कि जैसे मुकेम और चियोन दोनों ही मारे जाएं। और यही डॉक्टर म्यूंग की बात, उन्हें मार्शल आर्ट्स का एम भी नहीं आता, उन्होंने बस मेडिसिन ही पढ़ी है। फिर सीन कट होता है 7 दिनों बाद सुबह 6 बजे इन्फर्मरी में। चियोन सियोमेंग के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। सियोमेंग सोच रहा था जैसे कि मुझे लगा था यह लड़का जीनियस है, मैंने बस उसे कुछ ही बार बटरफ्लाई शैडो स्टेप दिखाई थी और वो बस कुछ ही दिनों में पोस्टर्स को सीखने में कामयाब हो गया है। अगर वो ऐसा ट्रेनिंग करता रहता है तो उसे ऑपरेटिंग फॉर्मेशन में और प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर चियोन सोच रहा था थैंक्स टू नैनो मैंने टीचर के पोस्टर्स को स्कैन कर लिया था और अभी मैं इसे परफेक्टली कॉपी कर पा रहा हूँ, पर इसे मेरे ऊपर शक हो सकता है तो मुझे धीरे धीरे परफेक्शन की ओर जाना चाहिए। और अब इसी तरह ही चियोन ट्रेनिंग कर रहा है। सियोमेंग सोच रहा था ग्राफ्टिंग मास्टर टेक्निक्स में 24 मूवमेंट्स होते हैं, 3 बेसिक मूवमेंट जो कि अप टू 8 फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। मुझे उसे बेसिक सिखाने में बहुत समय लग गया तो मैं उसे कनेक्शन सिखा नहीं सकता, पर अगर मेरे पास उसके साथ 2 या 3 महीने होते तो मैं उसे सब कुछ सिखा देता। 1 हफ्ते का समय तो बहुत ही कम है। सियोमेंग फिर चियोन को कहता है क्या तुमने इसे अच्छे से याद कर लिया है, ठीक है और ये लो, यह बटरफ्लाई डांस एंड नेगोंग ऑपरेशन टेक्निक का फॉर्मेशन। तुम्हारा टीचर तुम्हें यह खुद सिखाना चाहता है, पर जबकि आज ही आखिरी दिन है, अगर तुम इसे अच्छे से समझ पाते हो तो इसे मास्टर करना बहुत आसान हो जाएगा। हम दोनों जब दोबारा से मिलेंगे मैं चेक करूंगा तुम कितने सीखे हो, इसलिए आलस बिल्कुल भी मत करना और इसे अच्छे से याद कर लेना। चियोन कहता है आपका शुक्रिया टीचर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सियोमेंग फिर चियोन को उसका स्वॉर्ड वाइल्डेंस ब्लेड को दिखाता है, चलो इसे पकड़ के देखो। और चियोन उसके स्वॉर्ड को पकड़ के देखता है कि उसने जितना सोचा था उतना भारी नहीं है। आमतौर पर स्वॉर्ड्स का वजन 2 से 3 ज्यूस होता है, पर ये मेरे क्लान का प्राइसलेस स्वॉर्ड वाइल्ड डेंस है और इसका वेट है बस 1.5 जून और 1 जून का वेट होता है 600 ग्राम। चियोन कहता है यह बटरफ्लाई डेंस की वजह से है ना। सियोमेंग कहता है तुम तो काफी स्मार्ट हो, और वह स्वॉर्ड को थोड़ा सा स्विंग करता है और पलंग का एक कोना मक्खन की तरह कट जाता है। सियोमेंग फिर कहता है अगर एक स्वॉर्ड्समैन के पास नैरो रेंज और लाइट कम होती है तब यह और भी इफेक्टिव हो जाता है। इस स्वॉर्ड के शार्पनेस और ड्यूरेबिलिटी की वजह से उसे इनाम दिया गया है। चलो पीछे हटो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो तुम कब से देखना चाह रहे थे, इसे अच्छे से देखना, ये तुम्हारे टीचर के बटरफ्लाई टेक्निक है। चियोन कहता है नैनो इसे स्कैन करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है जब सियोमेंग आखिरी दिन का ट्रेनिंग पूरा करके वापस जा रहा था
और उसे लीड गार्डियन मारा क्यों और लेफ्ट गार्डियन लीवा देख रहे थे। लीवा कहता है फाइनली चूहा मतलब राइट गार्डियन जा रहा है। मारा क्यों कहता है तुमने काफी अच्छा किया है ऐसे प्रिटेंड करके कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लीवा कहता है आखिर मैं आपके ऑर्डर के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, मुझे उस चूहे को बिल से बाहर आते जाते हुए देखना नहीं पड़ा और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ के गार्ड्स को कहीं और भेजना पड़ेगा, उन्होंने यहाँ पर काफी रेस्ट कर ली है, चलो मैं भी जा रहा हूँ। लीवा कहता है पर आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप 7th प्रिंस को लेकर चिंता क्यों कर रहे हैं। मारा क्यों कहता है क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। लीवा कहता है क्या आप कहना चाह रहे हैं उसके पास एक मौका है क्योंकि उसके अंदर रॉयल ब्लड है। मारा क्यों कहता है हवा से सवाल मत पूछो और वो एक ही सेकंड में गायब हो जाता है। लीवा कहता है जैसे कि मैंने सोचा था विंड किंग को एक ही सेकंड में कहाँ चले जाते हैं किसी को भी पता नहीं चलता, अगर वो कहीं भागने चाहते हैं तो उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। एनीवेज क्या 10 दिन में कोई भी फर्क पड़ा होगा। यहाँ पर डॉक्टर म्यूंग चियोन को सोता हुआ देखकर सोच रहा था ये बड़ा अजीब है, हर दिन में जब भी आता हूँ चियोन उठा हुआ होता है पर आज वो सो रहा है। ऐसे भी आज उसका यहाँ पर आखिरी दिन है जब वो शांति से सो पाएगा। एक बार वो डोरम चला गया उसे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, चलो तुम थोड़ी देर और सो जाओ। यहाँ पर चियोन के अंदर नैनो कह रहा था यूजर का मसल डेवलपमेंट फॉर बटरफ्लाई टेक्निक 80% कंप्लीट हो चुकी है और चेंजेस टू 75% हो चुका है। 100% कंप्लीट होने में 1 घंटा लगेगा, 100% कंप्लीट होने में 1 घंटा लगेगा। फिर 1 घंटे बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर म्यूंग सो रहा था, तब उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो भागता हुआ जाता है चियोन को देखने और वो देखता है कि उसे तो उल्टी हो रही है। डॉक्टर म्यूंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अचानक ही उल्टी क्यों कर रहा है और उल्टी के साथ साथ उसका शरीर कांप भी रहा है। डॉक्टर म्यूंग चियोन को कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे शरीर में कहाँ पर दर्द हो रहा है। ठीक है तुम पहले सो जाओ। डॉक्टर म्यूंग फिर उसके पल्स को चेक करके पूरा ही हैरान रह जाता है, आखिर ये क्या, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसके पल्स को चेक करने पर ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर ने काफी मेहनत करी है। नैनो फिर चियोन को कहता है कि आपका शरीर अभी स्टेबलाइज हो चुका है और डॉक्टर म्यूंग ने तो अभी अपना शरीर पकड़ लिया था, अब ये कैसे हो गया, आखिर अचानक से इतना स्टेबल कैसे हो गया। मैंने मेरे टीचर से कभी ऐसे किसी केस के बारे में सुना ही नहीं, चलो जो भी हो उसे भी थोड़ा सोने देना चाहिए। और फिर डॉक्टर म्यूंग के जाने के बाद चियोन उठ जाता है और अपने हाथों के स्ट्रेंथ को चेक करने लगता है। मेरे हाथों में जो भी पावर है ये 6 घंटे पहले से बिल्कुल ही अलग है। लगता है कि मुझे पता है आखिर टीचर ने कितनी ट्रेनिंग करी होगी। अगर उन्हें किसी तरह पता चला कि मैंने ये सारी बस 6 घंटों में हासिल करी है तो शायद वो भी डर जाएंगे। दिखाया जाता है जब सियोमेंग चियोन को बटरफ्लाई टेक्निक सिखा रहा था और उसके पास फॉर्मेशन से इतना प्रेशर बन रहा था कि चियोन पूरा ही इंप्रेस हो गया था। बस फॉर्मेशन से और बिना नेगों के इतना प्रेशर बन पा रहा है, ये तो अमेजिंग है। नैनो क्या तुम इसे स्कैन कर सकते हो, और नैनो कहता है बिल्कुल। फिर फॉर्मेशन पूरा होने के बाद सियोमेंग कहता है क्या तुमने मुझे अच्छे से देखा। चियोन कहता है हाँ मैंने देखा। सियोमेंग कहता है मुझे काफी बुरा लग रहा है, मैं तुम्हें ये फॉर्मेशन खुद ही सिखाना चाह रहा था पर आज ये आखिरी दिन होने की वजह से मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता, पर ये तुम हो मुझे पता है, तुम बस अपने टीचर को देखकर अपने बटरफ्लाई टेक्निक को मास्टर कर पाओगे। चियोन कहता है आपका शुक्रिया टीचर मुझे इतना सब सिखाने के लिए। सियोमेंग कहता है ये सब याद रखना, एक बार तुम डॉर्म वापस चले गए तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगी, कभी किसी से भी हारना मत मेरे बच्चे। चियोन फिर सियोमेंग के जाने के बाद सोच रहा था यहाँ पर कोई तो है जो कि मेरे लिए केयर करता है, तो फिर मुझे उनके एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरना ही पड़ेगा। नैनो क्या तुमने स्कैन मूव्स का एनालाइज कर लिया है। नैनो कहता है हाँ मैंने एनालाइज कर लिया है। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस आपके इस बॉडी को इस मूव को एक्वायर करने के लिए आपके मसल्स एंड वेन्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस करनी होगी और इसके लिए लगभग 6 घंटे लग जाएंगे। चियोन कहता है क्या इतना ज़्यादा समय। फिर प्रेजेंट में चियोन अपने नए मूव्स को ट्राई कर रहा था और उसे जो रिजल्ट्स मिल रहे थे वो बहुत ही खुश था। यह तो बहुत ही अच्छा है, मैंने बस पहले फॉर्मेशन को यूज़ किया है और ये बिल्कुल टीचर से सिमिलर है। चलो सेकंड फॉर्मेशन की बारी। तभी वो हॉलवे से किसी को आता हुआ सेंस करता है, मैं किसी को हॉलवे से आता हुआ फील कर पा रहा हूँ। पर रुको जरा, पर क्या मैं पहले इतना सेंसिटिव हुआ करता था, क्या किसी वजह से मेरे सेंसेस शार्प हो गए हैं जैसे जैसे मेरा शरीर बदला है। यह तो बहुत ही अच्छा है, मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। फिर कमरे में डॉक्टर म्यूंग चलता हुआ ब्रश करते हुए आता है। अरे तुम कभी उठ गए, और आखिर तुम क्या कंप्लीट की बात कर रहे थे। चियोन कहता है मैं डिस्चार्ज होने के लिए पूरा तैयार हूँ और मैंने जो प्रेजेंट सेंस की यह डॉक्टर म्यूंग की थी। फिर उसके बाद चियोन तैयार होकर आता है, मेरे पास और कोई पेशेंट्स नहीं है, तुम जब चले जाओगे मैं क्या करूंगा क्या पता। चियोन कहता है जल्दी यहाँ पर बहुत से पेशेंट्स होंगे। डॉक्टर म्यूंग कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, पर नहीं अच्छा होगा कि किसी को भी कुछ भी ना हो। चियोन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। डॉक्टर म्यूंग कहता है वो सब छोड़ो, तुम्हें अभी अपने सामने बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। चियोन फिर बाहर आ जाता है और डॉक्टर म्यूंग सोच रहा था अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो मैं जाकर सो ही जाता हूँ। चियोन जाते हुए सोच रहा था अगर डॉक्टर म्यूंग ऐसे प्रिटेंड नहीं करते जैसे को जानते नहीं कि राइट गार्डन यहाँ पर आकर मुझे मार्शल आर्ट सिखाते हैं तो मेरे लिए इन्फर्मरी में रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आपको जो पेशेंट्स चाहिए आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। फिर हमें दोपहर में एकेडमी के प्रैक्टिस ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे ग्रुप्स आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए और वहाँ पर चियोन भी आया हुआ था और मुकेम चियोन को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। तो तुम यहाँ पर फाइनली आ ही गए बास्टर्ड। फिर पियूंग चियोन को कहता है तुम्हारा स्वागत है, क्या तुम्हारा शरीर भी पूरा ठीक हो गया है। चियोन कहता है मैं लकी था कि मैं पूरा ठीक हो पाया। पियूंग कहता है मैंने तुम्हें सारी थ्योरीज एक्सप्लेन कर दी थी, पर क्या तुम्हें तुम्हारा पोजीशन याद है। चियोन कहता है हाँ मुझे याद है। पियूंग कहता है बहुत अच्छे, तो फिर सील्ड और सोर्ड लेकर वहीं पर खड़े हो जाओ। और फिर चियोन जब मुकेम को पास करके जा रहा था मुकेम धीरे से कहता है क्या तुम इस समय पर आए हो क्योंकि तुम्हें काफी डर लग रहा है, पर चियोन उसे पूरा इग्नोर करता हुआ चला जाता है। वो बास्टर्ड मुझे इग्नोर कर रहा है। वहीं पर चियोन सोच रहा था
तुम इतनी जल्दी एक्साइटेड मत हो प्रिंस, मैं तुम्हें जल्दी सब कुछ दिखाऊंगा। प्यूंग फिर कैडेट्स को कहता है चलो हम अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को शुरू करेंगे रियल स्वॉर्ड के साथ। अच्छे से ध्यान देना और एक दूसरे से बराबरी की दूरी मेंटेन करना। अगर वैसे एक्सीडेंट फिर से हुआ तो मैं तुम्हारे ग्रुप के इंस्ट्रक्टर होने के नाते मैं तुम्हें एकेडमी से निकाल दूंगा। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है और मुकेम लीडर होने के नाते सबको गाइड कर रहा था। प्यूंग उसे देखकर सोच रहा था इवन तो मुकेम की पर्सनालिटी घमंडी और क्रूरता वाली है, पर वो अपने टीममेट्स को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। पर मेरे लिए प्रॉब्लम चियोन है। मैंने उसे एक ऐसी जगह पर पोजीशन किया है जहाँ पर उसे मूवमेंट कम करनी पड़े। प्लीज चियोन कोई गलती मत करना। प्यूंग चियोन को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर सोच रहा था मैंने जितना सोचा था उससे बेहतर कर रहा है। क्या वो अपने टीममेट्स को देखकर वो जो करे वही करने की कोशिश कर रहा है? मुकेम यहाँ पर सबको ऑर्डर दे रहा था अपने स्किल्स को लाइन अप करो और पोस्चर्स को ठीक से रखो, और जब तक मैं नहीं कहता बिल्कुल भी मत हिलना। पर बस 15 मिनट में सबकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। मुकेम कहता मैंने तुम सबको हिलने से मना किया था ना, तुम लोग ठीक से बिल्कुल भी नहीं कर रहे। क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसे करके सेकंड स्टेज को पास कर पाओगे? प्यूंग फिर उन्हें ट्रेनिंग करता हुआ देखकर सोच रहा था ये सब लोग कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं पर अभी भी काफी गलतियां कर रहे हैं। पर आखिर चियोन अभी तक ठीक कैसे कर पा रहा है? उसे तो देखकर नहीं लग रहा है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। क्या ये वही लड़का है जो कि इतने दिनों तक इन्फर्मरी में सोया हुआ था? मुझे उसे फिर से रिहर्सल करना पड़ेगा। प्यूंग फिर सभी को फॉर्मेशन चेंज करने को कहता है और मुकेम सबको कैसे क्या करना है बता रहा था। अपने दुश्मन को सेमी सर्कल में घेर लो, पहले आ गया आधे स्टेप से और फिर एक बड़ा स्टेप। हाँ बिल्कुल तुम लोग सही कर रहे हो। मुकेम फिर देखता है कि चियोन कोई भी गलती नहीं कर रहा। वो लड़का आके कोई भी गलती क्यों नहीं कर रहा? बास्टर्ड, क्या तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें मेरे सामने ऐसे सक्सेसफुल होने दूंगा? मुकेम फिर जाह्यून को कहता है जाह्यून अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो अपना सर हिलाओ और मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। और फिर मुकेम मुझसे कुछ कहता है और जाह्यून समझ जाता है। मुकेम फिर प्लान के हिसाब से लाइनअप को फिर से चेंज करवाता है और सभी को कहता है सिर्फ को ऊपर उठाने को। चियोन ये करते हुए सोच रहा था तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि नैनो ने एक सिमुलेशन वीडियो इंपोर्ट करी है? मुकेम फिर कहता है अभी सभी लोग सेल्स के बीच में से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालो। और अब प्लान के मुताबिक जाह्यून चियोन के पीछे आ चुका था। जाह्यून सोच रहा था तुम कितना केयरफुल क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हारे पिछवाड़े को अच्छे से देख पा रहा हूँ। नीच आदमी जमीन में रहने के लिए तैयार हो जाओ। और वो जैसे उसे लात मारने के लिए जाता है चियोन उसे कृपी तरीके से देखता है। जाह्यून सोचता है ये क्या उसने मुझे नोटिस कर लिया है? मैं उसके बाद थोड़ा बहुत नेगों का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि उसे मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं आती। और वो जैसे ही लात मारने जाता है उड़कर पीछे आकर गिरता है। जाह्यून सोचने लगता है आखिर मैं पीछे आकर क्यों गिरा? उस बास्टर्ड के नेगों तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी प्यूंग आकर कहता है तुम फिर से? जाह्यून उठकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर उसके एंकल में काफी दर्द होने लगता है और उसे देखकर चियोन काफी हंस रहा था। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? प्यूंग कहता है तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? जाह्यून कहता है इंस्ट्रक्टर ये उसका पिछवाड़ा था। प्यूंग कहता है पिछवाड़ा? क्या पिछवाड़ा? ये लड़का सच में पागल हो चुका है। तुम ही वो थे ना जिसने कैरियर 23 को पिछली बार स्टेप किया था। तुम्हारे पास अगले 4 दिनों तक बिल्कुल भी समय नहीं होगा। सोने से पहले तक तुम यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के साथ ही ट्रेनिंग करोगे। जाह्यून कहता पर इंस्ट्रक्टर। प्यूंग कहता देखो तो इस सभी एक्सक्यूज देना है। ग्रुप के दूसरे बच्चे जाह्यून के साथ देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। उसके साथ जो भी हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। वो बहुत ही चौड़ में घूमता था क्योंकि उसे मुकेम बैक करता था। उसके साथ तो यह होना ही था। और मुकेम ये सब देखकर और ये सारी बातें सुनकर और भी गुस्सा हो रहा था। मैं प्यूंग जाह्यून को कह रहा था अगले 4 दिनों तक तुम्हारे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं होगा। रात को सोने से पहले तक तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। वहीं पर लीवा ये सब देखकर सोच रहा था मैंने जितना सोचा था चियोन का नेगोंग उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सच ही को उसे राइट गार्डियन ने ट्रेनिंग दी है पर फिर भी ये काफी अजीब है। जाह्यून के पास एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ नेगोंग होनी ही चाहिए क्योंकि उसने मेडिसिन बॉल भी कंज्यूम करी है। यह हो ही नहीं सकता कि उस बेवड़े ने उसे अच्छे से सिखाया होगा कि उसके पास एक ऐसा फिजिक है जो कि मेडिसिन बॉल को पूरा ही ऑब्जर्व कर सकता है। लगता है कि इसका बस एक ही एक्सप्लेनेशन है, रॉयल ब्लड हमेशा रॉयल ब्लड ही होता है, वो हाफ ही क्यों ना हो। और एक ही ग्रुप में 2 उत्तराधिकारियों का होना, दोनों के बीच में कंपटीशन काफी अच्छी होगी। फिर ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सभी लंच करने जाते हैं और चियोन इतने दिनों बाद टेस्टी खाना खाकर बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि उसने इतने दिनों तक बस इन्फर्मरी का खाना ही खाया था। चियोन खाना खाते हुए सोच रहा था ये चिकन तो सच में बहुत ही टेस्टी है। इन्फर्मरी का खाना तो टॉर्चर से कम नहीं था। हर दिन हर समय वही सेम खाना खाना पड़ता था। पर क्या मुकेम मुझे खाना खाते समय ऐसे घूरता रहेगा? मुझे अभी के लिए खाने पर फोकस करना चाहिए। पर मुझे ये पता नहीं है कि आखिर वो मुझे इतना हेट क्यों करता है। पर मैं फिर भी 6 क्लास के एक्शंस को कभी माफ नहीं कर सकता। तुम कभी समझ ही नहीं सकता अपने मोम को अपने सामने मरता हुआ देखकर भी कुछ ना कर पाने का दर्द क्या होता है। तुम लोग सिर्फ देखते जाओ, मैं तुम सभी से बदला लेकर रहूंगा। फिर खाना खाने के बाद प्यूंग कहता है जबकि आज का लंच हो गया है, आज का शेड्यूल भी यहीं पर खत्म होता है। सब लोग अपने अपने डोर में वापस जा सकते हैं पर कैंडिडेट जाह्यून मेरे साथ चलो। चियोन फिर ग्रुप 8 के क्वार्टर में जा रहा था पर मुकेम मुझसे रोककर कहता है आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो बिना परमिशन के? चियोन सोच रहा था ये फिर से आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैंने सोचा था। हमेशा अपने साथ चुन्नू मुन्नू को लेकर घूमता रहता है। क्या वो ऐसा करके सबको दिखाना चाहता है कि वही सबका मास्टर है? उन दोनों को आमने सामने दूसरे ग्रुप्स के लड़के भी देख रहे थे। ये तो स्प्रिंग क्लान का कैंडिडेट है पर वो दूसरा कौन है? क्या तुम्हें नहीं पता? वही तो 7th प्रिंस है। उन दोनों को साउंड क्लान की कैंडिडेट वॉन ड्यू भी देख रही थी। वहीं पर मुकेम सोच रहा था हमें भी बहुत से लोग देख रहे हैं, क्या मुझे भी शुरू कर देना चाहिए? मुकेम फिर कहना शुरू करता है हे गंदे खून, अब तक तो इन्फर्मरी में समय बिताना बहुत ही आसान रहा होगा ना, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? चियोन कहता है क्या तुम लॉर्ड को इंसल्ट नहीं कर रहे? क्या मुझे गंदा खून कहना लॉर्ड की इंसल्ट नहीं है? मुकेम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या रिप्लाई देगा। चियोन कहता है क्या तुम इतने ऊपर आ चुके हो कि तुम लॉर्ड की इंसल्ट कर रहे हो जो कि हमारे लिए भगवान के समान होते हैं?
मुकेम गुस्से में सोच रहा था, मैं उसे सबके सामने पीट कर बदनाम करना चाहता था, पर अभी मेरा ही बदनाम हो रहा है। वॉन्ड्यू सोच रही थी शायद स्प्रिंग क्लान के लोग हमेशा मूर्ख होते हैं। वहाँ पर हम क्यूंगोन को भी देखते हैं जो कि उन दोनों को देखकर सोच रहा था आखिर वो दोनों छोटी सी चीज को लेकर फालतू का हंगामा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर मुकेम गुस्से में चियोन को मारने जाता है और कहता है, बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। पर चियोन उल्टा ही उसे एक पंच मारता है और कहता है, हाँ तुम क्या कहना चाह रहे थे। इस पंच की वजह से मुकेम के नाक से खून बह रहा था, जिस वजह से मुकेम और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और वह गुस्से में स्प्रिंग क्लान का फिश टेक्निक को यूज करके एक पंच मारता है, जिससे कि चियोन जम करके डॉज कर देता है और फिर चियोन वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर किंगवॉन भी पूरा हैरान था, क्या वो इतना हल्का है कि वो जम करके यहाँ से चला गया, आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। मुकेम फिर अपने चुनमुन्नू को ऑर्डर देता है जाकर चियोन को पकड़ने को, और मुकेम गुस्से में सोच रहा था, उसने हिम्मत करके मेरे चेहरे पर पंच मारा और फिर यहाँ से भाग गया। यहाँ पर चुनमुन्नू दोनों चियोन का पीछा कर रहे थे, पर वो कितनी भी कोशिश करके उसके पास तक पहुंच नहीं पा रहे थे। चुनू सोच रहा था कुछ अजीब यहाँ पर हो रहा है, उसके स्पीड को देखकर लग रहा है कि हम उसे पकड़ पाएंगे, पर फिर भी हम उसके पास तक पहुंच नहीं पा रहे। तभी मुकेम वहीं पर आ जाता और कहता, आखिर तुम दोनों इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो और तुम दोनों इतने स्लो भी क्यों हो। ठीक है, मैं खुद ही जाता हूँ उसे पकड़ने, चिंता मत करो चियोन, मैं तुम्हें जल्दी ही पकड़ लूंगा और सबसे पहले तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा और फिर तुम्हारे शरीर के सारे हड्डियों को। चियोन फिर कुछ ही दूर जाकर खड़ा हो जाता है। मुकेम कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारा भागना खत्म हो गया। चियोन कहता है, भाग रहा था और वो भी मैं, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम, मेरे पास अभी कोई रीजन नहीं है मेरे पावर्स को दूसरों को दिखाने की। और फिर चियोन उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, जो देखकर मुकेम पूरा ही डर गया था, जैसे कि उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। और मुकेम किसी तरह हमले को डिफेंड करता है। मुकेम सोच रहा था, मैंने उसके हमले को 7 स्टार डिफेंस स्किल का इस्तेमाल करके रोक तो दिया, पर उसके इम्पैक्ट की वजह से मैं काफी पीछे खिसक गया हूँ। उसके हमले तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। मुकेम फिर कहता है, आखिर तुम्हें मार्शल आर्ट्स कैसे पता। और फिर वो सोचने लगता है, अभी मैं जब सोच रहा हूँ उसके वेटलेस मूवमेंट्स काफी फास्ट थे, पहले टेस्ट में उसके पास बिल्कुल भी नेगो नहीं था, पर ये अचानक क्या हो गया। चियोन वहीं पर सोच रहा था, बहुत अच्छा, वो धीरे धीरे करके फ्रस्ट्रेट हो रहा है और इस मूवमेंट्स के हिसाब से। और चियोन बटरफ्लाई डांस सेकंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके मूवमेंट्स बटरफ्लाई की तरह हल्के हो जाते हैं। पर चियोन के पहले हमले को मुकेम डॉज करने में कामयाब रहता है और फिर चियोन के पेट पर एक पंच मारता है स्प्रिंग क्लान का फिश टेक्निक सेकंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, और वो लगातार ही फिर पंचेस मारता रहता है, जिससे चियोन थोड़ा ढीला पड़ गया था। मैं अभी भी उसके नेगों को मैच नहीं कर पा रहा। मुकेम के नेगों साथ दूसरे स्टूडेंट से बहुत ही ज्यादा होगी जब उसने अकेडमी को भी ज्वाइन नहीं करा था, और अब तक उसके नेगों और भी ज्यादा बढ़ गए होंगे ड्रैगन बॉल की मदद से। पर मैं फिर भी उसके सामने खड़ा हो सकता हूँ, मुझे उस पर इस तरह हमला करना होगा ताकि उसे कोई भी काउंटर अटैक करने का मौका ही ना मिले। चियोन फिर किसी एक हमले का इस्तेमाल करता है जिसे देखकर चुन्नमुन्नू कहते हैं, एक आफ्टर इमेज, आखिर वैसे किसी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और चियोन इसी मदद से मुकेम के ऊपर हमला करता है, जिससे मुकेम किसी तरह डॉज करके उसे किक मारता है, जिस वजह से चियोन नीचे जाकर गिरता है। मुकेम सोच रहा था उसका फॉर्मेशंस काफी अच्छे थे, पर उसे ये पता नहीं है कि आखिर दुश्मन के हमले पर रिएक्ट कैसे करते हैं। चियोन नीचे पड़े पड़े सोच रहा था, मैं बस उसके पंचेस के ऊपर ध्यान दे रहा था, जिस वजह से मुझे उसका किक दिखाई नहीं। मुकेम कहता है, मैं काफी सरप्राइज हुआ हूँ तुम्हें ऐसे स्किल का इस्तेमाल करता हुआ देखकर, जो कि तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करते, पर मैं कह सकता हूँ तुम काफी इम्प्रोवाइज कर रहे हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तुम दूसरों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो जाने बिना कि आखिर तुम्हारे बॉडी की लिमिटेशंस क्या है। चियोन सोच रहा था, क्या उससे पता चल गया मुझे इस टेक्निक के बस 2 फॉर्मेशन से आते हैं। मैंने मुकेम को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करा है, किसे पता था बस एक्सपीरियंस की वजह से इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मुकेम कहता है, मुझे नहीं पता है कि तुमने मार्शल आर्ट्स कैसे सीखी है, पर मैं ये सवाल बाद में पूछूंगा। और मुकेम फिश टेक्निक का इस्तेमाल करके चियोन के ऊपर हमला करता है। चियोन सोच रहा था, मैं भी क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए। तभी नैनो सेंस करके कहता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डेंजर सेंस किया जा सकता है, आई फंक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है डेंजर से बचने के लिए। और इसके साथ ही नैनो ऑपरेटिंग डिफेंस मोड को यूज करने लगता है बैटल ट्यूटोरियल के थ्रू। और बस इसकी वजह से ही चियोन मुकेम का आते अच्छे से देख पाता है और उसके हमले को डॉज करके उसके फेस पर एक पंच मारता है। मुकेम इससे पूरा ही चौंक गया था और सोच रहा था, ये तो कोई टेक्निक नहीं है, आखिर ये था क्या। नैनो चियोन को कहता है, यह था ऑप्शनल बिल्ट इन सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स, और इस बार बॉक्सिंग का इस्तेमाल किया गया था ट्यूटोरियल के लिए। चियोन पूछता, आखिर कैसा ट्यूटोरियल। नैनो कहता है, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट टीचिंग, हमने ओपोनेंट के मूवमेंट्स को एनालाइज किया है फॉर एवरी 0.01 सेकंड। चियोन कहता है कि मुझे पता नहीं है कि आखिर इसका मतलब क्या है, पर तुम ये कह रहे हो कि बॉक्सिंग था, क्या ऐसा पॉसिबल है बटरफ्लाई टेक्निक के बदले बॉक्सिंग का इस्तेमाल करना। नैनो कहता है, एनालिसिस पूरा हो गया है, तो हाँ ये पॉसिबल है, क्या आप सब करना चाहेंगे। और चियोन हाँ कहता है। मुकेम कहता है, आखिर तुमने क्या फिश टेक्निक को सीखी, लगता है अभी भी बहुत कुछ है जो कि तुम छुपा रहे हो, पर ये और काम नहीं करेगा। तभी नैनो डिफेंस मोड को बॉक्सिंग में से बदल कर बटरफ्लाई डांस में बदल देता है, इसलिए जैसे मुकेम हमला करने के लिए आता है चियोन उसे क्लियरली देख पा रहा था और इसकी वजह से उसका हर पंच को भी डॉज कर पाता है। मुकेम सोचने लगता है, आखिर वो मेरे हर हमले को डॉज कैसे कर सकता है। तभी चियोन उससे एक पंच मारता है और उसे अपने मोम की कही गई बात याद आने लगती है। मुकेम, अगर तुम अपना बेस्ट देते हो, अगर तुम अच्छा करते हो, तो लॉर्ड नहीं तुम्हारे फादर उस चुड़ैल को छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे, इसलिए तुम्हें सबको जीतना होगा। और मुकेम ने तभी हाँ कहा था, पर जब मुकेम चीज़ों को सही से नहीं कर पाता, उसके मॉम उसे कहती है क्योंकि तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि तुम हर चीज़ में काफ़ी खराब हो, और अगर वो चुड़ैल कभी आती ही नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। और वो मुकेम का गला दबाने लगती है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम खुद एक गलती हो। मुकेम प्रेशर में सोच रहा था, आखिर मुझे अचानक ये सब क्यों याद आ रहा है, क्या मैं उससे हार गया हूँ। नहीं, मैं उसे से किससे हार नहीं सकता,
और वो गुस्से में हमला करने के लिए जाता तो है, पर चियोन उसे सर पकड़ कर उसे नीचे पटक देता है। मुकेम गुस्से में कह रहा था, तुम्हारे अंदर का ये गंदा खून ही तुम्हारे ऊपर ये सब लाया है। में चुन्नू मुन्नू चियोन को देखकर सोच रहे थे, आखिर ये कैसा हो सकता है, उसने मुकेम को हरा दिया जिसे हम दोनों मिलकर भी हरा नहीं सकते। उन्होंने ही तो 10 दिन पहले कहा था कि उसके पास बिल्कुल भी नेगोंग नहीं है, तो फिर हमें भी क्या करना चाहिए। चियोन कहता है, क्या तुम दोनों भी ट्राई करना चाहते हो? दोनों सर हिलाकर मना करते हैं। चियोन कहता है, तो फिर उसे यहाँ से ले जाओ, और दोनों जल्दी से जाकर मुकेम को उठाते हैं। चियोन सोच रहा था, अगर मेरे पास पावर के साथ साथ थोड़ी अथॉरिटी भी होती तो क्या वो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते।